हाँ जी बेटे, बड़े ही प्यार से देखिए जरा प्लीज, ये साथ साथ नोट करिएगा। आपको ध्यान है आपने एक पेज छोड़ा था? यस ये उसी पेज में ही लिखना। वो जो भी पेज जहां भी छोड़ा है आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि एक इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होता है या तो नॉन रेजिडेंट होता है। मैं पूरी कहानी नहीं लिख रहा अंदर, लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर बना के दे रहा हूँ जहाँ जहाँ मैं अब नए पॉइंट डालूंगा। रेजिडेंट बनने के लिए 2 कंडीशन थी बेटे। हाँ, एक पेज में आ जाएगा। ठीक है, मैं थोड़ा छोटा छोटा ही लिखूँ ना, ताकि आप भी थोड़ा। एक रेजिडेंट या तो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, 2 बातों पे डिपेंड करता था। क्या मुझे बता सकते हैं कितने डेज थे? 182 डेज। और ये वाला 365 आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर। तो 365 डेज आउट ऑफ 4 प्रीवियस। क्यों जी, यही थी ना बात? दो बातें यहाँ घुसेंगी कुछ। क्या आ जाएगा अभी वो बात नहीं करनी, पर मैंने इसके बाद जब आप रेजिडेंट बन जाते थे तो उसके बाद क्या देखा जाता था? चेक करा जाता था कि आप आर ओ या तो आप RNO। और उसके लिए भी 2 कंडीशन थी, और दोनों के सामने क्या लिखा हुआ था? A एंड B। पहली थी 730 डेज आउट ऑफ 7 प्रीवियस ईयर, और उसके बाद था 2 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर में आप रेजिडेंट। क्यों जी, ये बातें नहीं करी थी हमने? नॉन रेजिडेंट कौन था रे? सर जी, अगर कंडीशन नंबर A भी सेटिस्फाई नहीं हुई और कंडीशन नंबर B भी सेटिस्फाई नहीं हुई तो आप क्या बन जाओगे बेटा? ये सारी बातें हमने करी। यहाँ तक क्लियर है सबको? स्ट्रक्चर एक इंसान या तो रेजिडेंट होता है या तो नॉन रेजिडेंट होता है, या फिर डीम्ड रेजिडेंट। कौन होता है सर डीम्ड रेजिडेंट? अगर आप एक इंडिविजुअल हैं और अगर आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और अगर आपकी टोटल इनकम exceeds 15 लाख एंड अदर देन फॉरेन इनकम। अच्छे से लिख दो, गुड बेटे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। मेरे को खुद अंदर से फीलिंग लग रही थी कि मैं क्यों लिख रहा हूँ गलत गलत ऐसे। मैंने ये नहीं देखा कौन सा बच्चा बोल रहा था। ठीक है, आप मेरे को बताइए ब्रो, टेंशन की बात नहीं, आ गया डेटा साहब। ठीक है, अगर आप सबसे पहले क्या, चलो यार अच्छे से लिख देता हूँ यार, मतलब ना इज्जत वाला टॉपिक है तो तरीके से लिखना चाहिए। आप क्या होने चाहिए बच्चे? एक इंडिविजुअल। दूसरा, अच्छा इंडिविजुअल के आगे क्या लिखा है? एंड यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। सिटीजन ऑफ इंडिया सर कैसे बनते हैं? हमें क्या लेना देना उससे? आपका जन्म कहाँ हो रहा है, माता पिता कहाँ कहाँ, सारी बातें होंगी कुछ। आप मुझे बताइए, आप सारे सिटीजन ऑफ इंडिया हो?
तीसरी बात, टोटल इनकम किससे एक्सीड हो रही है? एंड आई एम सेइंग अदर देन फॉरेन इनकम। आप समझ रहे हो मैंने आपको पहले वाला क्यों कराया? फॉरेन इनकम बोले तो अक्रूड आउटसाइड इंडिया, समझ रहे हो? तो बेसिकली मुझे इंडिया की इनकम लेनी है या बाहर की इनकम लेनी है? इंडिया की, क्योंकि मैंने क्या बोला, टोटल इनकम एक्सीड्स 15 लाख अदर देन फॉरेन, तो इंडिया की इनकम पकड़ रहा हूं ना। और चौथी बात, आप जो भी इंडिविजुअल हो, यू आर नॉट अ रेजिडेंट ऑफ एनी अदर कंट्री। आप किसी कंट्री के रेजिडेंट हो ही नहीं उनके रूल्स के हिसाब से। सर मतलब आप 40-40 दिन 12 कंट्रीज में रह रहे हो, इंडिया के हिसाब से आप रेजिडेंट बन रहे हो। तो ऐसा हो सकता है ना, मान लो हर कंट्री का अगर सेम है, सब जगह आप 50-50 दिन रह रहे हो, 7 कंट्रीज में रह रहे हो, क्या आप कहीं के भी रेजिडेंट कहलाओगे? नहीं कहलाओगे। तो सरकार कह रही है अगर तुम कहीं के ना हुए ना तो तुम हमारे हो गए। और वो इंडिया कभी आया ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। तेरा स्टे ही नहीं जानना मेरे को तेरे बारे में क्या जानना है? तू एक इंडिविजुअल है, सिटीजनशिप जाननी है तेरी। यू शुड बी, इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ यूएसए तो मेरे पास पावर नहीं है भाई ये करना। यू शुड बी सिटीजन, तो क्लोज कनेक्शन तो मेरे साथ ही है ना, तो मेरा सिटीजन है। तो बेसिकली इफ यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड इफ योर टोटल इनकम एक्सीड, अच्छा सर मैं सिटीजन ऑफ इंडिया पर 12 लाख है, नहीं बुला रहा तेरे को भाई इधर टीम रेजिडेंट में। आपकी टोटल इनकम इंडिया में किससे एक्सीड हो रही है? 15 लाख से। और दूसरी बात, यू आर नॉट अ रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री। सर मैं यूएसए का रेजिडेंट हूं तो नहीं आएगा भाई तू इधर, फिर कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम्हारा किसी भी कंट्री में ठहराव नहीं है रेजिडेंशियल का, किसी में भी नहीं है, आप एक इंडिविजुअल हो, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, आपकी टोटल इनकम एक्सीड हो रही है और आप कहीं के भी रेजिडेंट नहीं हो, मुबारक हो आपको। आप कहां के रेजिडेंट बन जाएंगे? इंडिया के। इंडिविजुअल would be deemed resident under section 61A. आराम से बेटा, 6 सबसेक्शन 1A। सर जैसे अभी अक्षय कुमार अब सिटीजन इधर का बन गया इंडिया का, और अब वो रहता कनाडा में, तो पर फिर भी मैं देख, क्या मैं डीम्ड रेजिडेंट में आपका एक भी दिन जानना चाहता हूँ? आपका उस साल 60 दिन 50 दिन 20 दिन है ही, मैंने कहीं डाले ही नहीं। मेरे को तेरे दिन नहीं जानने। तो एक इंडिविजुअल है, तो सिटीजन ऑफ इंडिया है ये जानूंगा, एक टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है, तो ये चेकलिस्ट हो गई। और तू कहीं का नहीं, अगर चारों पे टिक लग गया तो भाई तू डीम्ड रेजिडेंट है, तू पूरे साल इंडिया नहीं आया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। क्लियर है जी? इंडिया में टैक्स लगे, आप वो देखेंगे एक बार क्या है। आप डीम्ड रेजिडेंट हो गए। अब एक बात बताओ, डीम्ड रेजिडेंट बनने के बाद क्या मैं कह सकता हूं? अगला सवाल आता है ROR या फिर RNOR, सॉरी ROR या फिर RNOR। मैं आपको बोल रहा हूं जो डीम्ड रेजिडेंट के रास्ते से आएगा वो हमेशा RNOR कहलाएगा, मुझे चेक नहीं करना है। यू आर अ डीम्ड रेजिडेंट, RNOR। सर ROR की कंडीशन नहीं देखनी ना भाई। सरकार बोल रही है कि अगर आप एक बार डीम्ड रेजिडेंट बन गए उस साल में, कौन से साल का चेक करो, जिस भी साल का, मान लो अभी कौन सा प्रीवियस ईयर चल रहा है 23-24, तो बेसिकली आप एक इंडिविजुअल हो, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो। कौन से साल में बेटा? 23-24। आपकी जो टोटल इनकम 15 लाख से ऊपर है, कौन से साल में? 23-24 में। एंड यू आर नॉट अ रेजिडेंट, कौन से साल में? 23-24 में। तो आप 23-24 में क्या बन गए? आप डीम्ड रेजिडेंट। फर्दर डू आई नीड टू सी वेदर यू आर ROR or RR? डोंट नीड टू सी। कंफर्म्ड बात है, ROR आप बन ही नहीं सकते, ऑलवेज RNOR। कहिए साहब, क्लियर है?
ओके, आगे का पॉइंट समझता है बेटा, यहां तक डन है ना सबका? डीम्ड रेजिडेंट इतना ही है, ठीक है ना? तो एक इंसान रेजिडेंट या तो नॉन रेजिडेंट या तो डीम्ड रेजिडेंट। तो सर उसका जो वो स्लैब जो टैक्स रेट वो आरएनओआर की तरह लगेगा? हाँ, आरएनओआर है। क्लियर है बच्चे? मुद्दे की बात इधर आते हैं जी। डीम्ड प्रेसिडेंट मतलब तू अपनी लाइफ में बस एक 15 लाख कमा ले तो प्रेसिडेंट बन जाएगा बस, और है ना? इंडिविजुअल तो है, सिटीजन भी है, कहीं का नहीं है, 15 लाख आ जाएगा बस। कहीं कहीं नहीं है तो 15 लाख आ जाएगा। इनकम तो हो सकती है ना, कहीं का नहीं हो। हाँ जी, कहाँ पे कह रहे हैं? नॉट अ रेजिडेंट ब्रो, गुड, इतना एम्बिशियस होना है बस लाइफ में। हाँ जी, क्लियर है बच्चे? ये एक सेगमेंट हो गया बेटा डीम्ड रेजिडेंट का, जो मैंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया। अगला बना, अभी इसको ना नोट मत करना, डीआर लिख दूं, डीआर समझ रहे हो? डीम्ड रेजिडेंट। और एनआर क्या हो गया? रेजिडेंट बनने के लिए कितनी कंडीशन थी? 3 कंडीशन। मैं कॉन्सेप्ट का लेवल बढ़ाता जा रहा हूँ, आप मुझे दोबारा नीचे कह रहे हैं बेसिक समझाओ। 2 कंडीशन थी ना, ए और बी। कुछ केसेस में कंडीशन नंबर बी विल नॉट अप्लाई। कहने का मतलब ये है रूल बी विल नॉट अप्लाई। साथ साथ लिख लो बेटा। ठीक है, कंडीशन नंबर ए तो 182 डेज की थी, दूसरी 60 डेज वाली है। लेकिन सर जिंदगी में रूल बी का मतलब कुछ केसेस अब आपके साथ डिस्कस करूंगा जहां पे रूल बी नहीं लग रहा होगा। सबसे पहला, एक इंडिविजुअल if he is citizen of India and he leave India for the purpose of employment या फिर क्रू मेंबर ऑफ अ शिप। क्या बोल रहे हो सर आप? छोड़ो ना बेटे, लिख लो बस, आप ज्यादा दिमाग मत लो। इंडिविजुअल जो कि क्या होना चाहिए, और उसने लीव करा इंडिया को, किस लिए लीव करा? या फिर क्रू मेंबर ऑफ अ शिप। क्या है, छोड़ो ना बेटे, नोट्स बना लो बस। दूसरा, इंडिविजुअल अब्दुल्ला तो इधर है, तू ही ज्वाइन कर रहा है। इंडिविजुअल जो कि क्या होगा बेटा? सर थोड़ा साफ लिखो ना, सच्ची में समझ नहीं आ रहा पीछे। ये मैं ना वेट कर रहा था, कोई बोल नहीं रहा तो मैं पता नहीं क्या लिख रहे हो आप। अब ठीक है। वो तो सही बोल के थोड़ा सिटीजन ऑफ इंडिया और ऑफ इंडियन and he visits India। खत्म बेटे, मैंने जो लिखना था। और नहीं है बस लिख लो। पहले हैंड राइटिंग एनालाइज करने दो, फिर कॉन्सेप्ट एनालाइज। तो ये इंडिविजुअल है ना? हाँ इंडिविजुअल है।
आगे कुछ लिख दूं? बेटे सही में मेरी हैंडराइटिंग इतनी खराब है क्या? अच्छी हैंडराइटिंग है ना? झूठ अच्छा बोल लेती हो आप। क्रू मेंबर ऑफ अ शिप, क्रू मेंबर ऑफ अ शिप, ठीक है जी। आइए अब एक कहानी बनाता हूँ। चलिए समझते हैं ये क्या बोल रहा है। अच्छा ये दोनों केस में अगर आप फॉल कर गए तो आपके ऊपर कौन सा रूल लग रहा है? क्या बी लगेगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौन सा लगेगा? ए। आइए सपोज करो अभी कौन सा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, आई मीन प्रीवियस ईयर, 1/4/23, 31 मार्च 24। और अभी क्या है सपोज करो। अच्छा तुम लोग CA में कौन से साल में बन जाओगे, कैलकुलेट कर लियो? आगे कितने साल जोड़ दूं? 3.5 साल, मान लो 3 साल ऐसे। चलो कितना डालूं? 23-24 है ना, 26-27 कर दूं? नहीं ये भी लिखना मैंने अब छोटा छोटा अपनी हैंडराइटिंग के हिसाब से छुड़वा दिया। आ जाएगा। अब नहीं आया तो ऐसा मत करना, मैं लिखूंगी नहीं फिर, ठीक है? कहीं भी ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लेंगे, कोई नहीं, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, सपोज करो दीपक जी, मान लो बेटे मे अटेम्प्ट में एग्जाम होता है और उसका रिजल्ट कब तक आता है? 45 मिनट, 45 दिन। कह रहे पेपर देते ही पता लग जाता है। ये नहीं होने का अब की बात, हाँ? 45 डेज कह रहा हूँ। तो मान लो मई में पेपर है या जून में, जुलाई मान लो रिजल्ट आ गया, ठीक है? 1 जुलाई 26 को रिजल्ट आ गया और दीपक जी बहुत बहुत मुबारक आपको, आपकी AIR 1 आ गई है और बेटे दीपक का फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया AIR 1। दीपक खुश नहीं हो रहा है बात से, क्या चाहता है भाई? हाँ? ठीक है, तो दीपक की रैंक आ गई और आप मेरे को बताइए, इसको उसी टाइम प्रेसिडेंट का कॉल नहीं आया बेटा, दुबई से कॉल आ गया। दुबई से भाई को जॉब ऑफर मिल गया 60 लाख रुपीस। ओ माय गॉड दीपक जी 60 लाख का पैकेज मिल गया आपको 1 जुलाई, क्या करोगे? जाओगे या बोलोगे नहीं? जाएंगे? पिछली क्लास में तो कह रहा था मैं तो नहीं जाऊंगा। मैं जहाँ पैसा वहाँ दीपक, मैं तो अच्छा। नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं उनको उधर हायर करूंगा, आप चिंता मत हाँ। करो। ठीक है, सो बेसिकली मान लो दीपक की रैंक आ गई और जॉब भी लग गई और इसको ज्वाइनिंग कब करना है बेटा? ज्वाइनिंग करना है भाई ने 1 अगस्त 26। आप मुझे बताइए 1 अगस्त 26 के बाद क्या ये इंडिया में है, इंडिया से बाहर है? इंडिया से बाहर। भाई किधर है? दुबई में। तो इसने अर्न कहाँ करा? दुबई में। इससे पहले तो अर्न नहीं कर रहा था ना। अब मुझे बताइए क्या ये कंडीशन नंबर, अब मैं ये चेक कर रहा हूँ पूरे साल का 26-27 है ना, इसकी इनकम जो भी हो तो देखेंगे, ठीक है? आप मुझे बताइए 26-27 में क्या ये 182 डेज वाली कंडीशन पूरी कर रहा है? अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि दीपक रेजिडेंट है या रेजिडेंट नहीं है। तो कौन से साल के लिए चेक कर रहा हूँ? आप मेरे को बताइए कितने दिन ये इंडिया में रहा? कह सकता हूँ अप्रैल से लेके
अगस्त, 1 अगस्त, कितने दिन हो रहे हैं मोटा मोटी बता दो बस, कितने महीने हो रहे हैं ये? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त को तो चला गया भाई, 4 महीने, मोटा मोटी कितने दिन रेजिडेंट बन रहा है? नहीं बन रहा। दूसरी कंडीशन 60 डेज बैठ रहे हैं और 365 डेज बैठ जाएंगे, बैठ जाएंगे, क्योंकि पिछले 4 साल से तो यहीं पे था। भाई गेट खोल दो, मुझे बताइए सेकंड कंडीशन में बैठ रहा है। दूसरी बात आरओआर की, क्या कंडीशन नंबर ए फुलफिल कर जाएगा ये? सोच के देखिए, कर जाएगा बिल्कुल सर। दुबई से पहले तो इंडिया में ही रहते थे पूरा टाइम, तो कंडीशन नंबर ए भी फुलफिल कर जाएगा। और कंडीशन नंबर, व्हाट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ दीपक फॉर 26-27 आरओआर? दैट मीन्स कमा तो तुम दुबई में रहे हो, टैक्स इंडिया में पूरा लगेगा। आप मुझे बताइए कैसे बहुत सारे लोग होंगे जो नौकरी के लिए इंडिया छोड़ के जाते हैं, क्या उनके लिए हार्डशिप नहीं है? कह रहे सर मैं इंडिया छोड़ के जा रहा हूँ, मैं कनाडा जा रहा हूँ, लेकिन इंडिया के रूल्स ऐसे हैं कि मैं यहाँ का आरओआर बन रहा हूँ अभी भी, और मेरे को टैक्स देना पड़ रहा है। कनाडा में तो देना ही देना है, दुबई में तो देना ही देना है, इंडिया में भी देना पड़ता है। आप मुझे बताइए सरकार ने इसके लिए क्या बोला? ध्यान से सुनना, रूल नंबर बी। तो भाई पहले के हिसाब से तो तू वैसे ही नहीं बन रहा था, दूसरा रूल तो मुझे देखना है। और अगर मैंने दूसरा रूल ही नहीं देखा तो तू क्या बन गया ना रे? जब दूसरा ही देखा तो एक बात बताओ, कंडीशन ए फुलफिल करी इसने? नहीं करी। सेकंड देखनी है? नहीं देखनी, नॉन रेजिडेंट हो। अभी आ जाएगा समझ। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो इंडिया छोड़ के जा रहे हो जॉब पर्पस के लिए, तो मेरे को रूल नंबर बी नहीं देखना। सरकार कह रही है रूल बी डज नॉट अप्लाई। और अगर रूल बी डज नॉट अप्लाई तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी कंडीशन अप्लाई? सिर्फ और सिर्फ पहली। और पहली कंडीशन में कितने दिन आ रहे हैं? मोटा मोटी 120 दिन। तो भाई पहली भी सेटिस्फाई नहीं हुई, दूसरी तो देखनी नहीं है। आप मुझे बताइए दीपक जी, आप क्या बन गए? नॉन रेजिडेंट। और ये अगर नवंबर अटेम्प्ट देता एग्जैक्टली, तो मेरा पर्पस था अटेम्प्ट का नाम रखना। सरकार कह रही है 182 दिन रुक गया तो तेरे को बना दूंगी यहाँ का रेजिडेंट। अभी कितने दिन हुए थे? 120 हुए ना, नॉट अ मेजर चंक। बट अगर ये जॉब के लिए जाता दिसंबर में, भाई 182 दिन से ज्यादा रुक गया, अब क्यों छोड़ूंगी तेरे को यहाँ पे? कंडीशन नंबर 1 लगेगी। अगर सपोज करो, बिल्कुल दोनों में देना पड़ेगा, फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है। अगर सपोज करो दीपक जा रहा होता 1 दिसंबर को, तो यहाँ पे कितने डेज आते बेटा? कह सकता हूं 200 तक आ जाते। 1 अक्टूबर 180 दिन हो रहा है, बल्कि नवंबर 210 दिन कुछ आ जाएंगे। ठीक है, क्या मुझे बी देखना है? आई मीन इफ अ पर्सन लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, B is not applicable. There is only one condition applicable. 182 days. Are you satisfying this now? Yes. And you are satisfying तो ROR भी तो बनी जाएगा ये। पहले के सालों में तो यही है ये। तो फिर तो देना पड़ेगा भाई, दिसंबर में जा रहे हैं, ऐसे थोड़ा छोड़ देंगे। तो ये सिर्फ जॉब वालों के लिए? एग्जैक्टली, आ रहा हूँ उस पर। यहाँ पे मैंने क्या लिखवा है? एम्प्लॉयमेंट। आप ये कह सकते हैं इट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ये एक बिजनेसमैन है, कह रहा है मैं कोई लेजर ट्रिप की बात नहीं कर रहा। आप 2 महीने के लिए जा रहे हो, आप लेजर ट्रिप होता है घूमने फिरने जा रहे हो, यू आर लीविंग इंडिया। या क्लाइंट के साथ मीटिंग है, 20 दिन जा रहा हूं, मैं बोल दूंगा लीविंग इंडिया। ना रे सर, बिजनेस वहीं सेटअप करेंगे। चाहे आप नौकरी के लिए जाओ, चाहे आप सेटअप के लिए जाओ। अगर मैं इस बात को समराइज करूं, रेजिडेंट बनने की 2 कंडीशन थी, कंडीशन नंबर ए, कंडीशन नंबर बी। कंडीशन नंबर बी नहीं लगेगी अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया हो, एंड इफ यू लीव इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ। तो अगर आप इस कैटेगरी को फुलफिल कर गए तो आपके लिए
कंडीशन नंबर बी है ही नहीं, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कंडीशन नंबर ए है. इफ यू सैटिस्फाई कंडीशन ए यू आर रेजिडेंट, इफ यू डू नॉट सैटिस्फाई यू आर नॉन रेजिडेंट. कहिए साहब, पहले यहां तक समझ आया? आराम से देखो बेटा, ये देखो मैंने क्या बोला, रूल बी विल नॉट अप्लाई. हाँ, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज ओनली रूल ए विल अप्लाई. ये जो नीचे की कहानी बन रही है, ये जो सिचुएशन अगर आई तो उस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सा रूल लग रहा है? रूल नंबर. तू वहां का रेजिडेंट बन रहा नहीं बन रहा, अभी डेटा नहीं है ना तेरे पास वहां का रेजिडेंशियल, समझ रहे हो? कॉम्प्लिकेटेड होगा अभी. हाँ, ऐसे सवाल आएंगे, देखेंगे, बट अभी एक बार सारे प्रोडक्ट कर लो फिर कंपाइल करके देखेंगे. डीम्ड तब बनता है जब तू डीम्ड की जो कंडीशन है फुलफिल, या कहीं के रेजिडेंट भी ना हो, टोटल इनकम इतनी हो इंडिया में, इसकी इंडिया में है इनकम नहीं है तो बनेगा ही नहीं है डीम्ड, तो बाहर है इसकी. समझ रहे हो? तो ये बिल्कुल आप जिस पॉइंट पे जा रहे हो लेके जाऊंगा आपको वहां तक, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर एकदम से सामने सामने नहीं होगा, कहानी आपको एक एक प्रोडक्ट. तभी डीम्ड रेजिडेंट की मैंने ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि एक सर ने बनाया था रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, डीम्ड रेजिडेंट. अभी हम किधर है? रेजिडेंट के अंदर दो कंडीशन थी, ए और बी नहीं लग रही भाई उस पर. अब आप मुझे बताइए सर ये क्रू मेंबर क्या होता है? देख लेंगे बेटा. दूसरी क्या सिचुएशन है रे? इफ यू आर एन इंडिविजुअल and if you are a citizen of India and if you visit India, what do you mean by visit India? मान लो दीपक की नौकरी लगी, कौन से साल में लगी रे? 26-27. अब मेरे को बताइए, आप कंट्री से बाहर रह रहे हैं, आप कितनी बार इंडिया में विजिट करोगे? आई मीन 26-27 से गया, इसने कहा चलो पहला साल है मैं अभी वापस नहीं आता इंडिया, लेकिन जब सारा कंट्रोल कर लिया, इंप्रेशन बन गया कंपनी में, क्या होली, दिवाली, इन सब पे विजिट करने का, 15 अगस्त, 26 जनवरी, ऐसे कई फेस्टिवल्स विजिट करने का एम्प्लॉय को मन करता है या नहीं करता? करता है ना. तो दीपक ने बोला जम के काम करूंगा, लेकिन अपने बॉस को बोल देता हूँ सर जी होली पे जाऊंगा 15 दिन, गुब्बारे मारने घर पे छत पे खड़े होके. मैंने समझ रही हो, होली हो गई, दिवाली पे 20 दिन जाऊंगा, और इसको पता नहीं लगा बेटे, जब ये होली दिवाली पे आया घर वालों ने रिश्ता फिक्स कर दिया इसका, इसी साल में शादी भी होगी, तो शादी के लिए फिर दोबारा दिसंबर में आया 20 दिन, और एक फेस्टिवल और हो गया मान लो 15 दिन. कौन सा साल है ये? यहाँ पे नौकरी वाला लगाऊं क्या? पहले वाला लगाऊं, दैट यू आर लीविंग इंडिया फॉर द, ओ भाई जिस साल में जाओगे उसी साल के लिए था वो, बस हर साल थोड़ा ना यही बोलता रहूंगा यू आर लीविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ, चले तो गया एक बार, लेकिन अब तो तुम क्या करोगे? हर साल विजिट करोगे. और भाई ने जब विजिट करा तो आप मुझे बताओगे कितने दिन हो गए भाई के? 27-28 70. 182 वाली तो नहीं कर रहा फुलफिल, 70 में आ गया, और पिछले 4 साल में 365 भी हो जाएंगे, और ROR की पिछले 7 साल में 730 भी हो जाएगा, और 10 में से 2 साल. ये आ रहा था यहाँ पे त्योहार मनाने, सरकार ने इसको ROR बना दिया, दिवाली हमारे लिए भी लेकर आने. आप मुझे बताइए, समझ रहे हो आप क्या प्रॉब्लम है? तो दीपक अपने घर में बोलेगा नहीं मैं इंडिया विजिट नहीं करूँगा. मम्मी कह रही क्या हुआ बेटे, नाराज है किसी से? ये नाराज है या सरकार ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी? सरकार कह रही है भाई साहब 60 दिन अगर तू इधर आ गया तेरे को ROR घोषित कर दिया जाए, पुराने सालों में तो यहीं पे था ये. तो सरकार ने बोला आ जा भाई घर, तेरे ऊपर कंडीशन नंबर बी नहीं लगाएंगे. इफ यू आर एन इंडिविजुअल एंड इफ यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू विजिट इंडिया, इट्स नॉट नेसेसरी कि वो नौकरी के लिए गया. मान लो उसकी शादी हो गई, उसकी जो मैडम है वो विजिट कर रही है इंडिया में, मैं ये नहीं कह रहा कि पहले नौकरी को जाओ फिर विजिट करो. समझ रहे हो? कोई भी इंसान जो बाहर रह रहे, आपके अगर कोई रिलेटिव है, समझ रहे हो, अगर वो, जैसे मैं आपको अगर बताऊं, मेरे एक फ्रेंड है, ठीक है, उसको 4 साल हो गए कनाडा गए, 4 साल या 3 साल मुझे नहीं ध्यान अभी,
बट ही इज कमिंग इन अप्रैल फॉर 2 months. अगर उसके 60 दिन बैठ गए, समझ रहे हो, और अगर उसके पिछले 4 साल में 365 बैठ गए, और पिछले 10 साल में तो मुझे पक्का पता है वो रेजिडेंट यहाँ का था 2 में, और मुझे 7 साल पक्का पता है ROR बन जाएगा, कनाडा में जो पैसा कमा रहे हैं यहाँ टैक्स देना पड़ जाएगा. सो देयर आर पॉसिबिलिटीज कि वो लोग ये कंफर्म करके आते हैं, दे आर विजिटिंग इंडिया आफ्टर कंफर्मिंग कि भाई कोई ऐसा प्रोविजन तो ना लग जाएगा ही. बट आप मुझे बताइए एग्जैक्टली अगर हो गया तो उसको कोई नॉट रीजन टू वरी. एंड इनफैक्ट अगर अब मैं ये बोलूं, क्या जो विजिट कर रहा है उसके कोई चिंता की जरूरत है भी? रूल भी तो लग ही नहीं रहा ना आपके ऊपर. आपके ऊपर सिर्फ कौन सा रूल लग रहा है? अगर आप 182 डेज विजिट करोगे तो बना दूंगा आपको मैं रेजिडेंट, और फिर चेक कर लेंगे ROR की RMR. तो बेसिकली इन 2 cases रूल नंबर B इज नॉट एप्लीकेबल. सबसे पहला केस कौन सा था बच्चे? If you're an individual, you're citizen of India, you leave India for the purpose of, तो रूल भी देखना ही नहीं. कौन सा रूल देखना है? रूल है. या फिर आप एक इंडिविजुअल हो, आप सिटीजन ऑफ इंडिया और आप विजिट कर रहे हो, तो रूल भी मुझे देखना है? नहीं देखना. कौन सा रूल देखना है? रूल नंबर 1. मुद्दे की बात ये है, ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? जिसका बर्थ इंडिया में हुआ है. क्या आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं? आइए देखते हैं. ये लिखा रहे दूं ना नीचे वाला ये. वैसे मतलब ये जस्ट एग्जाम्पल के लिए था, बट एनीवेज मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन की डेफिनेशन देता हूँ. If individual himself or his parents or his or her grandparents are born in Hindu undivided India, that is before partition, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं, क्या मेरा बर्थ पार्टीशन से पहले का लगता? हो भी सकता. अगर मैं बोलूं कि बच्चे मेरा जो बर्थ है दैट इज 1988, $35 35 पर ऐसे बोल दो मतलब ऐसे, ठीक है 35 years. ठीक है. अगर मैं अपने फादर की बात करूं तो उनका भी बर्थ 1954 या ऐसे है. ठीक है. तो उनका भी बर्थ पार्टीशन के तो बाद ही है. नहीं यार वो तो पार्टीशन के टाइम पे थे, मुझे कहते थे, वो तो कह रहे थे कि वो है. मैं उनकी ईयर ऑफ बर्थ भूल गया बेटे. लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, क्या मैं एक बात कंफर्म कह सकता हूँ कि मेरे जो ग्रैंडफादर है वो तो पार्टीशन में थे बेटे? उन्होंने जब वहां से आए थे, आपको नहीं पता, आप बच्चों को पार्टीशन का पता है? तो बेटे उस टाइम लिटरली उन लोगों के ऊपर जैसे तलवार चलती है ना, तो जैसे मेरे दादाजी के 5 भाई थे टोटल. आपको इतनी जल्दी क्यों है? दादाजी मैं कैसे होता फिर? दादाजी पार्टीशन के बाद ही तो. ठीक है. आप एक बात बताइए, तभी अगले टॉपिक पे जा रहा हूं, जल्दी जल्दी डेमो करते हैं. ठीक है. तो बेसिकली ना जब पार्टीशन हुआ था ना, तो जैसे 5 भाई थे, तो 5 में से 3 को तो मार दिया था. जैसे गदर में हो रहा था ना, ट्रेन्स आ रही थी मार के भेज रहे थे.
ठीक है, तो 3 भाई को मार दिया था। उसी तरीके से यहाँ से भी जो ट्रेन आती थी तो उसे भी, तो मेरे दादाजी का जो तलवार थी तो बहुत लोगों को मारा था। और जब एंड में जब वो थे ना अपने 92-93 ईयर्स की एज में, तो वो पूरा उसी पार्टीशन फेज में जा चुके थे। हाँ, घर के अंदर ऐसे तलवार लेके ऊपर, समझ रहे हो। और हमें आपको तो डर रहता होगा। तभी होमवर्क कर लेता था मैं, ठीक है। सो बेसिकली अब जैसे अगर आपसे मैं बात करूं, आप अपना बर्थ बताइए मुझे। जनरली बच्चों का बर्थ क्या है? 2000। तो ज़्यादा फर्क नहीं, 2-4 साल का फर्क चल रहा है, ठीक है। तुम्हारे पेरेंट्स का बर्थ कब होगा? 70 के अराउंड। क्या पर्सन ऑफ इट, अच्छा। और ग्रैंड पेरेंट्स का? पार्टीशन से पहले 1950। 20 साल के दादाजी। आज घर जाके शादी कब हुई थी उनकी, दादाजी की? हाँ, 15 हो जाती थी बिल्कुल। हाँ, कितनी तुम्हारी क्या लिखा है? 1965? चलो मान लो, कितना होगा एज मतलब दादा दादी का आपके? मैं जानना चाहता हूँ वेदर यू आर पर्सन ऑफ इंडियन और नॉट। ऐसा हो सकता है कि आप लोग ना हो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। अगर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स का बर्थ 1947 के बाद हुआ है, ठीक है, तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं हो आप लोग, समझ रहे हो। अब जैसे मैं इनाया की बात करूं, इनाया के फादर में और मेरे फादर का भी बर्थ 1947 के बाद ही हुआ है। शी इज नॉट पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। एग्जैक्टली, ये सिर्फ आपकी जनरेशन हो सकता है फॉल कर रही हो जस्ट कि आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, लेकिन आज के टाइम में जो छोटे छोटे बच्चे हैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है वो कहाँ के ओरिजिन है? एज पर इनकम टैक्स। ठीक है, सो बेसिकली अगर आप खुद या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स का अगर जन्म हुआ है पार्टीशन से पहले तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं, और अगर नहीं हुआ है तो आप पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। यहां तक बात क्लियर है आपको? क्या मैं पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हूं? हाँ जी हूं, पक्का है जी। पर आप हो? क्या लग रहा है? हो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन? ठीक है, हो सकता है 1947 पहले का बर्थ होगा, तो अगर जिसके ग्रैंड पेरेंट का 47 पहले नहीं है तो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन नहीं है। Here's what I found. अच्छा, एक चीज बताइए, मैंने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहाँ लिखा है? फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड पे? तो ध्यान रखिए, और इसके बीच में लिखा है और। ऐसा हो सकता है पेपर में आए, एक इंसान है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है बट उसके फादर का जन्म था इंडिया में, और वो चाहे सिटीजन ऑस्ट्रेलिया का ही हो। आप ध्यान से सुनना है एक बार। एक इंसान है वो सिटीजन ऑस्ट्रेलिया में रहता है, वहीं का सिटीजन है, और वो विजिट कर रहा है, और उसके ग्रैंडफादर का बर्थ इंडिया में है, तो वो सिटीजन तो नहीं बना, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और अगर वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है ना, और अगर उसने विजिट करा तो उस पर रूल भी नहीं लग रहा होगा। इस पॉइंट तक आएगा सवाल आपको, एक एक पॉइंट क्लियर। और मैंने पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जॉब के लिए रखा है? नहीं रखा। वहां पे सिर्फ क्या लिखा मैंने? सिटीजन। कहिए साहब, क्या आपको समझ आ रही है बात? दोबारा से एक बार बस बोल रहा हूँ, रिवाइज करा रहा हूँ आपको, अभी भी खत्म नहीं हुई है, एक बात और रह गई है, फिर स्क्रीन पे एक चार्ट आएगा, सारी बात क्लियर हो जाएगी। एक बार दोबारा से सारी बातें बोल रहा हूँ। एक इंडिविजुअल या तो रेजिडेंट होता है, नॉन रेजिडेंट होता है, फिर डीम्ड रेजिडेंट होता है। डीम्ड रेजिडेंट बनने की क्या कंडीशन थी? इंडिविजुअल, सिटीजन ऑफ इंडिया, टोटल इनकम मोर देन 15 लाख इन इंडिया, एंड यू शुड बी रेजिडेंट ऑफ नोवेयर, देन यू आर डीम्ड रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर आप डीम्ड रेजिडेंट बन गए, RNOR, क्योंकि डीम्ड रेजिडेंट बनने का मतलब देखना ही नहीं है कि ROR हो या RNOR। फिर मैंने आपसे बात करी कि रेजिडेंट बनने की बड़ी सिंपल सी बात थी, दो कंडीशन थी, कंडीशन ए, कंडीशन बी। कंडीशन ए सब पे लग रही है जिंदगी में, कंडीशन नंबर बी दो केस में नहीं लग रही कुछ लोगों पे। सबसे पहला केस, इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु लीव्स इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और क्रू मेंबर ऑफ अ शिप। ये क्या है?
वो आ जाऊंगा उस पर भी आऊंगा। तो अगर ये कंडीशन हमें पहली वाली फुलफिल कर दी तो आपके ऊपर रूल भी नहीं लगेगा। कौन सा रूल लगेगा? रूल नंबर 8। दूसरी बात, अगर आप एक इंडिविजुअल है और अगर आपने विजिट करा इंडिया में, अगर आप एक इंडिविजुअल है या फिर आप एक सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और अगर आप विजिट करते हैं तो आपके ऊपर रूल भी नहीं लगता। एक बात और है, ये बात क्यों नहीं लिखी सर पहले? कारण है बेटा कुछ। आपकी टोटल इनकम किधर की टोटल इनकम सर? इंडिया की अप टू 15 लाख होनी चाहिए। ओहो दीपक जी, चलो इंडिया में नहीं कमा रहा था, मैं बोला एग्जांपल नहीं निकाल सकता। जो इंसान अगर इंडिया में विजिट कर रहा है उस पर रूल भी लग रहा था? नहीं लग रहा था। बस एक कंडीशन और डाल दी, यू शुड बी इंडिविजुअल सिटीजन and you visit India and your total income is up to. What if the person visiting India and his total income in India is more than 15 lakhs? आप समझ रहे हो मैं क्या किस बेस पे बाइफरकेट कर रहा हूँ? सेकेंड कंडीशन समझ आ गई सबको? आप इंडिविजुअल होने चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, एंड इफ यू विजिट इंडिया। पहले मैंने यहां तक लिखा, एक कंडीशन और डाल दी कि आप जो इंसान हो ना, आपके ऊपर मैं रूल भी नहीं लगा रहा, बस एक चीज और बता दो, टोटल इनकम इंडिया में कितनी है? आपने बोला टोटल इनकम 12 लाख, मैंने कहा बहुत बढ़िया, रूल भी नहीं लगा। अगर तुमने बोल दिया ना टोटल इनकम 18 लाख, मॉडिफाइड रूल भी। सर जी 15 लाख तक है तो एक बार सुनना है, एक बार आप विजिट कर रहे हो इंडिया में 15 लाख तक, रूल भी लग रहा है? नहीं लग। 15 लाख से ऊपर है तो रूल भी लगेगा, लेकिन रूल भी कुछ चेंज कर दूंगा, मॉडिफाइड रूल भी लगेगा। यू आर विजिटिंग, और ये सिर्फ विजिटिंग के लिए बोल रहा हूं, ओनली फॉर विजिटिंग। इनकम इंडिया की है बाहर की? इंडिया, टोटल इनकम इन इंडिया। तो वो विजिट करेगा क्या इनकम? मेरे भाई तेरे यहाँ पे 5 घर हो सकते हैं और तेरे को किराया आगे 25 साल भी मिल सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाहर रहते हैं, 10-10 प्रॉपर्टी उनके यहाँ। नहीं विजिट कर रहा है फैमिली से। आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो यूएस में सेटल्ड है, बट दे विजिट इंडिया ऑफन, और उनकी प्रॉपर्टीज है, 4-5 प्रॉपर्टी किराया आता है उनको, समझ रहे? ऐसा हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडिफाइड रूल? भी मॉडिफाइड रूल भी हो गए। पहले मैं रूल भी लिख रहा हूं। क्या रूल भी था तुम्हारा? 60 डेज और 365 डेज आउट ऑफ। अब ये जो तुमने लॉ में पढ़ा हुआ था ना, 120 दिन हो गए, 120 दिन एक पढ़ा है ना, 60 डेज की जगह 120 मॉडिफाइड। बाकी 360 हो गए। हाँ भैया, मॉडिफाइड रूल भी किसके लिए एप्लीकेबल है यहीं पे लिख रहा हूँ, बस इलैबोरेटिव है, मैंने बोल दिया बेटे जितना बोलना था, जितना डाउनलोड आना था आपके आ गया डेटा। मॉडिफाइड रूल भी किस पे लग रहा है? इंडिविजुअल हु इज सिटीजन ऑफ इंडिया और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु विजिट्स इंडिया, और जिसकी टोटल इनकम ग्रेटर देन 15 लाख से, टोटल इनकम बोले तो इंडिया की कैन बी पर्सन ऑफ इंडिया और सिटीजन ऑफ इंडिया। एक तो आपने बता दी वो रेंटल इनकम जैसे, और कौन सी में आ जाए? और जनरली रेंटल या बिजनेस चल रहा है तेरा इधर, तू किसी को आउटसोर्स कर चुका है पर तेरा उसमें शेयर है, कोई और चला रहा है, बट यू हैव 20% प्रॉफिट्स इन बिजनेस इन इट। आज मान ले 50% है, मान ले मैं एग्जिट ले लूँ, तो मैं सर को ये नहीं बोलूँगा सर देखो 50%, 20-15% मुझे देते रहना, हो सकता है ना, वो तो कमर्शियली कोई भी चीज़ चल सकती है। सर अगर शेयर बाय करके यस
करेक्ट 15 लाख है तो more than. इफ इट इज मोर देन अप टू ऊपर आ रहा है, समझ रहे? ऊपर तू देखेगा क्या लिखा हमने, अप टू 15 लाख, मतलब 15 लाख या उससे कम है तो इधर इसका मतलब आप बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा, सर एक इंडिविजुअल है, वो सिटीजन ऑफ इंडिया है और उसने विजिट करा है और उसकी टोटल इनकम मोर देन 15 लाख, तो वो रेजिडेंट है या नहीं है? क्या आप मुझे दोबारा से स्टार्टिंग से बता सकते हैं? रेजिडेंट है या नहीं है, उसके लिए कितनी कंडीशन है? पहली कंडीशन कौन सी? तो अभी भी जीवित है भाई वो कंडीशन, अब भूल तोड़ना जाओगे? कहानी बनकर आएगी, एक इंडिविजुअल है, बाहर कमाता है, 18 लाख का पैकेज है उसका और वो इंडिया विजिट कर रहा है, समझ रहे हो? तो बेसिकली एक इंडिविजुअल बाहर रहता है और इंडिया में कुछ कमा रहा है, 18 लाख रुपए कमा रहा है, किराया आ रहा है, 1.5 लाख रुपए किराया है उसके घर में, तो 18 लाख हो जाएगा ना? तो वो एक इंडिविजुअल भी है, चाहे क्वेश्चन बोलते हो सिटीजन बाहर का है, पर अगर बोल दिया कि उसके पिताजी का बर्थ पार्टीशन से पहले है तो बस इंडिविजुअल तो बन जाएगा। और वो क्या कर रहा है? विजिट कर रहा है और उसकी टोटल इनकम इंडिया में कितनी है? 15 लाख से ऊपर, तो कहेगा डिटरमाइंड रेजिडेंशियल स्टेटस। तो पहले आप फ्रेमिंग सोचिए दिमाग में, क्या उसके ऊपर कंडीशन नंबर ए लग रही है? जी हाँ बिल्कुल लग रही है, तो सब पे लगी है बेटे, 182 डेज वाली। रही बात दूसरी वाली, सर वो 60 डेज वाली होती थी, वो तो लगती नहीं थी, पर क्योंकि 15 लाख से ऊपर है तो उसे मॉडिफाइड लग रही है। कहने का मतलब है 120 प्लस 365 आउट ऑफ 40। अगर तो वो ये कंडीशन फुलफिल कर गया तो मैं चेक करूंगा कि वो ROR है या वो, पर अगर उसने ये कंडीशन फुलफिल नहीं करी, बिकॉज ही विजिटेड इंडिया फॉर 150 डेज और उसने ये कंडीशन फुलफिल कर दी, ये आपको लिखित दिखा दूंगा मैं, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। इफ ही इज बिकमिंग रेजिडेंट बिकॉज ऑफ कंडीशन नंबर बी, he would be considered as, I will not check whether he is ROR or एक ही रास्ते से आ रहे हो तो ROR, आप बोलो सर दोनों फुलफिल कर दी, तो भाई चेक करूंगा ना, ये कर दी ना उसने फुलफिल, समझ रहे हो? अगर तो वो कंडीशन नंबर ए फुलफिल करके, सर मैं विजिट कर रहा हूं, कितने दिन कर रहा है भाई? सर 200 दिन। आप मेरे को बताइए, ROR भी चेक करा जाएगा, RNOR भी करा जाएगा। सर मैं विजिट कर रहा हूँ, कितने दिन कर रहा है भाई? 140 दिन। ये तो फुलफिल कर नहीं पाऊंगा मैं, दूसरी फुलफिल करूंगा। अगर वो फुलफिल हो गई, पिछले 4 साल में 365 दिन निकल गए मेरे इंडिया में, तो RNOR। ये सारी अमेंडमेंट्स हैं, इस साल की नहीं, 2-3 साल में सारी आई हैं। हाँ जी बोलिए। अब वो जैसे 90 दिन विजिट करता है, उसकी इनकम 18 लाख है, तो फिर नहीं आना कोई टैक्स नहीं देगा ना फिर? अगर तू विजिट करता है, चलो आ जाता है, अच्छा वनडे। सर एक इंडिविजुअल है, बहुत अच्छी बात है, इंडिविजुअल है। सर जी वो सिटीजन भी है इंडिया का, बहुत अच्छी बात है। सर वो विजिट भी कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। टोटल इनकम भी 15 लाख है, तो लग रहा है ना मॉडिफाइड। मैंने कहा कितने दिन आया इंडिया में? 90 दिन आया है सर। प्रोविजन तो यही लग रहे हैं। बन रहे हो किसी में आप? नहीं बन रहे, तो आप क्या बन जाओगे? नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट हाँ जी, 15 लाख से ऊपर है तभी तो मॉडिफाइड लगती है, तो नहीं लगेगी। 15 लाख से ऊपर नहीं, एक्सीड मैंने मान लो 18 लाख, कितना बोला था? 18 लाख मान लो, इंडिया में 18 लाख है, तो मॉडिफाइड वाला ही कैटेगरी में जा रहे हो। कंडीशन नंबर ए फुलफिल कर रहे हो, कंडीशन नंबर बी 120 डेज, अगर 90 डेज है तो नहीं करा आपने, अगर नॉन रेजिडेंट। लोग टैक्स बचाते भी होंगे।
है ना काफ़ी डेटा। ठीक है, मैं समराइज करूँगा अभी और आपको एक एक चीज़ की पिक्चर पहले क्लियर होनी चाहिए। पहले बताइए यहाँ तक क्लियर है? एक फ़ोटो दिखाऊंगा बेटे, सारी बातें समझ आएंगे। बहुत बढ़िया नोट्स हैं, क्या भेज रहे हो? फ़ोटो दिखाऊंगा। बिल्कुल। सारा का सारा इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल रूल्स, इंडिविजुअल के इसमें आपको दिखेंगे। आइए स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। दिख रहा है ना? ये बुक का है ना अपनी? हाँ जी, बुक का। आइए, रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल दोबारा से स्टार्ट हो रहा है बेटे, सारी कहानी आएगी। मेन कंडीशन पढ़ी है बस, आप टेंशन मतलब दोबारा से स्टार्ट कर दिया है मैंने, सारी बातें बोल दी हैं। 182 डेज। पहली कंडीशन क्या है? 182 डेज और मोर ड्यूरिंग द रेलिवेंट, और दूसरी क्या है? 60 डेज और मोर इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज और मोर इन 4 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग। एडिशनल कंडीशन 730 डेज और मोर कितने सालों में? और अगर 2 साल या उससे ज्यादा हो आप 10 साल। अब मुझे बताइए क्या आपको समझ आ रही है? अब आप आ जाइए इधर 61A में, क्या लिखा है ये? डीम्ड रेजिडेंट। आइए पढ़ते हैं एक बार क्या लिख रहा है। डीम्ड रेजिडेंट कौन होता है भाई? एक इंडियन सिटीजन जिसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग इनकम फ्रॉम फॉरेन इनकम, यानी कि इंडिया की इनकम अगर उसकी एक्सीड हो गई, एंड हु इज नॉट लायबल टू टैक्स इन एनी अदर, इवन इफ यू आर नॉट सेट। तो आपके ऊपर कंडीशन है, कुछ देखनी है मेरे को दिन, तू नहीं भी कर रहा सेटिस्फाई, तो क्या बन जाएगा? डीम्ड रेजिडेंट बनेगा। पहले क्या एक कंडीशन देखनी है मुझे? देखनी नहीं है भाई साहब। और अगर तुम डीम्ड रेजिडेंट बन गए, क्या बन जाओगे? यही थी ना डीम्ड रेजिडेंट। आइए अब पढ़ते हैं यहां पर अगली। रुकना, मैं बताऊंगा। ये वाला पढ़िए एक बार। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया ये नॉर्मल वाली वो है ना, इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो आपको कौन सी कंडीशन चेक करनी है? बी देखनी है आपको? तो आप यहाँ लिख सकते हैं बी हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और अगर तुमने ए सेटिस्फाई कर दी, अगर तुमने कंडीशन नंबर ए सेटिस्फाई कर दी, क्या फर्दर चेक करूंगा आर? यस करूंगा। ये मैंने क्रू मेंबर पे कब बोला मैंने कि मैं नहीं करूंगा? आई एम सॉरी, क्रू मेंबर बोल लो चाहे आप, या लिविंग इंडिया बोल लो। अगर आप नौकरी छोड़ के आप इंडिया छोड़ के जा रहे हो और आप 200 दिन इंडिया में हो, तो तुम रेजिडेंट बन गए। फर्दर चेक करूंगा भाई। इफ बोथ 1 and 2 are satisfied, then ROR, otherwise RNOR. If either 1 or 2 are satisfied or neither 1 are satisfied, कहने का मतलब उसका ये कोई एक भी रहेगी तो क्या बन जाएगा? RNOR। यहां तक समझ आ रहा है ना बेटे कहानी? 6(1) पढ़िए। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन residing outside India visits India having total income up to 15 lakhs, जो सेकेंड वाला पॉइंट। तो क्या आपको कंडीशन नंबर 2 देखना है? नहीं देखना, रूल भी देखना ही नहीं, नॉट एप्लीकेबल। सिर्फ 1 देखना है। और अगर 1 के हिसाब से तुम रेजिडेंट बन गए तो ROR RNOR देखना, बिल्कुल देखना। क्यों नहीं देखना? बिल्कुल देखना। ये कोई मॉडिफाइड वाला थोड़ा है, ये कोई डीम्ड वाला थोड़ा है जो मैं डीम्ड आपको RNOR बना रहा हूं सीधा सीधा।
तो बेसिकली आप ये समझ रहे हो ना कि टेबल यहां तक भी क्यों गया हुआ है, यहां तक क्लियर है? अगला कॉलम पढ़िए। Indian citizen, person of Indian origin residing outside India, visit India during the previous year and having total income more than 50 lakhs. कंडीशन नंबर ये लगेगी के? लगेगी रे, राइट लगा हुआ। कंडीशन नंबर बी पे नॉट एप्लीकेबल लिखा है। वही 120 days during the residence। अगर तो तुम कंडीशन नंबर 1 के हिसाब से रेजिडेंट बन गए तो एरो कहां जा रहा है देखा जाएगा, आर ओ आर रहेगा। और अगर कंडीशन नंबर बी के हिसाब से बने बाय डिफॉल्ट आर एन ओ आर इफ इंडिविजुअल बिकम रेजिडेंट ड्यू टू फुलफिलमेंट ऑफ मॉडिफाइड सेकंड कंडीशन। समझ रहे हो ना, सारी बातें आ रही है इसमें। ये क्या रह गया सर? इसके अलावा कोई भी केस है? कोई भी केस मतलब कुछ भी नहीं है, जनरल। वो कह रहे हैं कि तो स्पेसिफिक कहानी हो गई ना। अगर कोई और कहानी नहीं बन रही तो कंडीशन नंबर ए देखनी है, कंडीशन बी देखनी है। और अगर आप दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई कर गए तो फिर ए और बी दोनों सेटिस्फाई करेंगे। कहिए साहब, क्लियर है बच्चे? जब क्वेश्चन आएगा ना सामने, इसके अंदर ही है, पर इंपॉर्टेंट क्या होता है, क्वेश्चन देखना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि हमें ये पहले समझ आए पूरा कितनी कैटेगरीज बन गई। मुझे बताइए, क्लियर है सब बच्चों को? वेरी 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 गुड। तो आइए क्वेश्चन देखने के लिए है तैयार या थक गए हो? आइए क्वेश्चन लिखिए, मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। जो क्वेश्चन बना रहा हूं वो लिखना है एक बार। मिस्टर ए, left India for the purpose of employment. Mr. A left India for the purpose of employment on 15th August 23. बिफोर, अच्छा ये कौन सा साल हुआ? 20 क्या बनाया मैंने? 22 23 23 24 हुआ ना? 23 24 हुआ ना? हाँ। अब आप उसका स्टे लिखिए 23 24 से पहले का। लिखना ऐसे, his stay is as under टोटल 10 साल की डिटेल दे दी ना? मुझे खुद ही नहीं पता लगा। नहीं 170 120 है। ठीक है साहब। तो वो नौकरी के लिए गया था, और नौकरी के लिए गया कौन से साल में गया? 23 24 में।
और ये उसका स्टे दिया हुआ। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ए, डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ए फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। डिटरमाइन द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मिस्टर ए फॉर प्रीवियस ईयर 23-24। बहुत ही आसान दिया है मैंने। एक चीज नहीं बोली मैंने आपको लिखवाया सिटीजन ऑफ इंडिया कुछ है, लिख लीजिए सिटीजन ऑफ इंडिया। इफ इसके आगे इफ मिस्टर ए इज सिटीजन ऑफ इंडिया। करना स्टार्ट करो एक बार। लिखना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इंटरप्रिटेशन करके आपको बताना है रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है क्या है वो बताना है। आप जो अपना सोल्यूशन स्टार्ट करोगे ना, I'm सॉरी मेरे को पहले बताना चाहिए था, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना। मैं केस ABC ऐसे कर दूंगा, थोड़ा छोड़िए जगह, नहीं छोड़ी तो भी चल जाएगा। आइए चलो पहले ये वाला सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ कौन सा साल है बच्चे, इंडिया कब छोड़ के गया वो? 15 अगस्त। मुझे एग्जैक्ट डेज बताइएगा। अप्रैल में बताइए 30, मई, जून, जुलाई, अगस्त 15, 14 मत लिख देना। जब जा रहे हो वो भी दिन गिनता था मैं। कितने डेज हो रहे हैं? अब आप मुझे बताइए, दो कंडीशन होती है लाइफ में। इज ही सैटिस्फाइंग कंडीशन नंबर ए? डू आई नीड टू सी कंडीशन नंबर बी? नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। अब आप मुझे बता दीजिए इसका मतलब उसका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या हो गया? क्लियर है जी यहां तक? जब ये लिख लोगे नॉन रेजिडेंट, उसके आगे अगला केस बनाना। Will your answer be different if Mr. A left India for leisure trip for 200 days? लेजर ट्रिप समझते हो बेटा? घूमने के लिए जा रहा है भाई, कह रहा है बहुत पैसे 400 करोड़ है, घूम के आऊंगा पूरा, अगले साल ही आऊंगा। क्या ये उस कंडीशन में फॉल कर रहा है? आप किस लिए इंडिया छोड़ते हुए मैटर करता है भाई साहब। तो आप मुझे बताइए कंडीशन नंबर ए, इज ही सैटिस्फाइंग कंडीशन नंबर ए? स्टिल नो, बट इज कंडीशन नंबर बी एप्लीकेबल? कौन सी एप्लीकेबल? 60 डेज एंड 365 आउट ऑफ 4 प्रीवियस ईयर। ये तो सेटिस्फाई कर जाएगा। और उसके बाद ROR की कंडीशन बिल्कुल कर जाएगा। सर कैसे बोल सकता कर जाएगा? एक लाइन और लिख सकते थे, ही हैज नेवर बीन आउट ऑफ इंडिया बिफोर दिस। अगर मैं लिख देता तो मैं एज्यूम कर लेते ना। एज्यूम क्या, अगर ये लाइन लिखी आ गई कि वो बाहर ही नहीं गया इससे पहले, तो इंडिया में ही है, तो क्या कंक्लूजन रह जाएगी बेटा? कर सकता है एज्यूम, पेपर में आपको लिखना पड़ेगा, पेपर में लिखना पड़ेगा एग्जैक्टली बिफोर दिस, ही हैज नेवर बीन आउटसाइड इंडिया बिफोर दिस। हाँ जी बताइए, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? अगले एग्जाम्पल लिखिए। केस नहीं और वो। हाँ जी बिल्कुल। देख
वो ना घूमने के लिए गए। लेजर ट्रिप होता है कि आप मल्टीपल कंट्रीज में जा रहे होगे, वीजा ऑन अराइवल एंड एवरीथिंग फॉर 200। आर यू लिविंग इंडिया फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट और लेजर ट्रिप? लेजर ट्रिप। सो अगर आप लेजर ट्रिप के लिए जा रहे हो तो क्या रूल बी नहीं लगेगा? लगेगा ना। रूल ए भी लगेगा, बी भी लगेगा। इज ही सैटिस्फाइंग रूल नंबर ए? नो, क्योंकि उसका स्टे कितना बैठ रहा था? इज नॉट सैटिस्फाइंग। बट इज ही सैटिस्फाइंग रूल बी? यस। कैसे? 60 डेज हो गया और 365 और ये हो गया, तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो सबसे पहले तो क्या कंक्लूड हुआ? रेजिडेंट बन गया। अब उसके बाद बता, रेजिडेंट बनने के बाद अगर मैं तेरे को बोलूँ वो इससे पहले कभी इंडिया छोड़ के ही नहीं गया, तो दोनों कंडीशन तो फुलफिल कर। मैं लिखा है ये? अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, मैंने दिया तो है। सॉरी, अगर वही वाला ऊपर वाला केस ही तो चल रहा है, तो एक बात बताओ, पिछले 7 साल में कितना टोटल आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 बैठ जाएगा टोटल आराम से। और 2 साल में यहाँ भी रेजिडेंट दिख रहा हो मुझे, बन ही जाएगा, इसमें भी रेजिडेंट बन जाएगा। 365 दिया ही हुआ है ना क्वेश्चन में। तो बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। एक क्वेश्चन पूछना वैसा वाला बनाना है, पर वो गलत ना बन जाए, नहीं तो तुम्हारा बना हुआ कॉन्सेप्ट खराब हो जाएगा। तो मैं सोचो मॉड्यूल की कराऊँ उसको से। रुक जाओ, एक नॉर्मल कराता हूँ। डीम्ड वाला जो है वो अगली क्लास में कराऊंगा, एक कभी वो कराते हैं। बस एक ये वाला क्वेश्चन करना बच्चों। एक 2 3 4 5 6 7 10 साल हो गए ना? इक्कीस 22 मेरा रेलिवेंट प्रीवियस ईयर है। ठीक है जी, 21 22 मेरा बच्चे रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। पचास दिन, 100 दिन, 150, 70, आपको बताना है 21 22 में रेजिडेंशियल स्टेटस। कोई कहानी नहीं है, इंडिया में रहता है, अलग अलग जगह पे रहता है, कोई ऐसा नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ जॉब बोलूँ मैं, समझ रहे हो? जनरल आपको डेज दे रहे। सब बताइए, दिखता ही पता लग रहा है। एग्जैक्टली, हो ही नहीं रहा वो। और अगर 150 होता तो चेक करो एक बार जरा। दो कंडीशन होती हैं, पहली तो हो नहीं रही, सेकंड हो जाती, सेकंड हो जाती। उसके बाद मैं ROR RNOR के लिए दिखता तो 7 साल का टोटल करो एक बार। 1 2 3 4 5 6 ओहो, लग नहीं रहा टोटल। 690 आ रहा है, तो क्या कंडीशन नंबर ये फुलफिल हुई? दूसरी देखने की जरूरत है, सीधा सीधा पता लग रहा है क्या है वो, RNOR। क्लियर है बच्चे? अगर ये लेफ्ट इंडिया के लिए होता, आई एम सॉरी, ही लेफ्ट इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो क्या होता? 150 दिन में मेरा सोच कहाँ चला गया? नौकरी के लिए बाहर चला गया। तो इस पे सिर्फ मुझे कौन सी कंडीशन लगती? ये तो फुलफिल ही नहीं कर रहा, तो क्या बन जाएगा?
अगर एग्जाम्पल सही बन गया तो ठीक है, नहीं तो मैं बीच में रोक दूंगा, क्योंकि वो पंगा नहीं डालना मेरे को। हाँ जी, मुझे इसका दूसरा वाला समझ नहीं आया। ये जो पहले वाले एग्जाम्पल का वो 50 वाला समझ आ गया था, 150 डेज वाला नहीं आया। 150 डेज रुका वो, हाँ, क्या कंडीशन नंबर ए सेटिस्फाई कर रहा है? नहीं कंडीशन नंबर बी कर रहा है, क्योंकि 60 डेज हो गए और पिछले 4 साल में 365 दिन भी हो रहे हैं, हाँ, तो 365 दिन आउट ऑफ 4 ईयर हो रहे हैं, तो वो रेजिडेंट तो बन गया। लेकिन अब मुझे क्या चेक करना होता है कि वो RORA के उसके लिए पिछले 7 साल में 730 होना चाहिए, पर वो 7 साल बन नहीं रहे। एक ये साल है, 1 2 3 4 5 6 7, इसका आप टोटल करोगे तो 690 आ रहा है, तो वो RN हुआ। क्लियर है बच्चे? इफ आई से, बोलने देना मेरे को, गलत हुआ तो मैं यहीं पर रुक दूँ बस क्लास को। एग्जाम्पल गलत बना तो मैं नहीं बोलूंगा। ही विजिट्स इंडिया, he is citizen of USA, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन भी वो नहीं है। एक ऐसे इंसान है जिसने विजिट करा था, जैसे क्रिकेट प्लेयर्स आ रहे, मान लो IPL अगर 150 दिन चले तो क्या वो सिटीजन ऑफ इंडिया है जो IPL में प्लेयर आ रहा है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है? नहीं, पर वो 150 दिन आ रहा। क्या वो कंडीशन नंबर ए सेटिस्फाई कर पाएगा? नहीं। कंडीशन नंबर बी में 60 डेज तो हो रहे हैं। अच्छा, और ले लो, ये पहले के IPL का स्टे है, हाँ ले लो, यही डेटा है सारा का सारा। मैं एक बार जो हटा देता हूं, पहले स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ये कहानी है जी, IPL की ये कहानी है। इंडिया में इतने इतने IPL होते हैं, बाहर के प्लेयर आते हैं। आप मुझे बताइए 21-22 में क्या कंडीशन नंबर ए सेटिस्फाई हो रही है? कंडीशन नंबर बी कैसे? 60, कौन सी कंडीशन लग रही है इस पे? 60 डेज। आपको तो समझ आ रहा है ना, किसी भी जगह तो आप 120 नहीं लगा दोगे ना, और किसी भी जगह तो विजिट इंडिया और वो नहीं लगा दोगे ना, कंडीशंस थी। तो ही इज अ सिटीजन ऑफ USA पर्सन, उसके ऊपर नहीं लग रहे फायदे, उसको नहीं मिल रहे। अब आप मुझे बताइए, तो नॉर्मली धंधे पे चल रहा है ना अपने। अब मेरे को बताइए, इसका मतलब वो क्या बन गया? रेजिडेंट तो बन गया सर। ये नहीं बन रहा सर, 690 दिन बैठ रहे थे, और ये नहीं बन रहा, तो ये जो मर्जी चल रहा हो आ रहा। खैर, और अगर ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन होता तो अब डिपेंड करता इसकी इनकम। इसकी टोटल इनकम है 10 लाख इंडिया में। अगर इसके 10 लाख तक है तो इस पर तो रूल भी लगेगा ही नहीं। इसके ऊपर वो मॉडिफाइड वाला लगेगा, पर उसके लिए भी क्या बात मॉडिफाइड लगेगा? अरे इनकम ज्यादा ना वो नहीं, अभी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। अभी 10 लाख के हिसाब से रूल नंबर ए लग रहा है इस पे, बिल्कुल लग रहा है, बट इज ही सैटिस्फाइंग? नो, रूल नंबर भी तो लगना ही नहीं है, तो क्या बन गया? नॉन रेजिडेंट। सर ए क्यों लग रहा है? पर 182 डेज थोड़ी ना रहा है। तो मैंने क्रॉस लग, आई मीन टू से कि वी जस्ट हैव टू सी दिस रूल, और ये सेटिस्फाई नहीं है। अगर ये सिटीजन ऑफ नहीं, छोड़ो पंगा हो जाएगा। अभी पहले इनकम की बात ही करते हैं। अगर इसकी टोटल इनकम 20 लाख होती तो सर फिर क्या होता? कंडीशन नंबर ए भी लगती, आई मीन एप्लीकेबिलिटी की बात कर रहा हूं, कंडीशन नंबर बी भी लगती, लेकिन वो मॉडिफाइड वाली लगती, वही लगती ना मॉडिफाइड वाली। कंडीशन नंबर ए 182 डेज की क्या सेटिस्फाई कर रहा है?
182 डेज वाली तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यहाँ पे कौन सी है 120 डेज 365 आउट ऑफ 4 कर गया सर सेटिस्फाई। इसके बाद देखना है और भी, अगर ये इस कंडीशन के थ्रू सेटिस्फाई कर रहा है, आप समझ रहे हो कैसे घूम रही है बात। अगर उस टाइम फोकस से अगर नहीं ध्यान दिया तो नहीं कंक्लूड हो पाएगी बात। He is citizen of India. जस्ट जो हमने करा है उसको आइसोलेशन में रिवाइज करवा रहा हूं इस बात को। 21-22 में क्या है रे, हमें नहीं पता। चलो या तो ये मान लो आप 21-22 में कोई दिन ही नहीं है, चाहे आया इन इंडिया में। सिटीजन ऑफ इंडिया है 30 दिन मान लो, चलो 30 दिन आया था इंडिया में, विजिट करा था इंडिया में। सिटीजन ऑफ इंडिया है, बिल्कुल है। टोटल इनकम कितनी है 18 लाख एंड ही इज रेजिडेंट ऑफ नोवेयर। हर जगह पे 30-40 दिन रहता, डीम्ड रेजिडेंट, क्योंकि कंडीशन फुलफिल कर रहा है। विजिट से मेरे को लेना देना नहीं है उसका, मेरे को लेना देना है सिटीजन है, इंडिविजुअल है, टोटल इनकम एक्सीड हो रही है, कहीं का रेजिडेंट नहीं। ये विजिट चाहे करे चाहे ना करे, और अगर ये डीम्ड रेजिडेंट बन गया तो क्या बन जाएगा। अब वो समझ आ रहा है कैसे फ्लो चल रहा है। ये जब हम केस स्टडी में देखेंगे आपको एकदम समझ आएगा। अभी हमने अच्छे एग्जांपल्स बना लिए, पर आपको खुद से कोई क्वेश्चन अभी नहीं देखना, नॉर्मल नोट्स बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये केसेस देखेंगे और अब वो फुल फ्लेज वाले क्वेश्चन जो है दोबारा से वो कंप्यूटेशन कैसे है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर रेजिडेंट ऑफ नोवेयर क्या डीम्ड बन सकता है वे? नहीं बन सकता। तो अब मैं क्या सोचूंगा, विजिट इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया एंड टोटल इनकम। अब मेरे को बता कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है टेक्निकली। वैसे एक बार बच्चों ये वाला बताना, अगर सिटीजन ऑफ इंडिया टोटल इनकम 18 लाख है, रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? क्या इस पे मॉडिफाइड रूल भी लग रहा है? क्यों नहीं लग रहा? ना दिन क्यों देख रहे हो? मॉडिफाइड रूल भी कब लगता है? इंडिविजुअल, पूरा बोलो, इंडिविजुअल विजिट्स इंडिया एंड टोटल इनकम मोर देन। अरे तो इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मैं कंक्लूड थोड़ा ना कर, मैं कह रहा हूँ मॉडिफाइड रूल भी पे लगेगा या नहीं लगेगा, वो फुलफिल करो नहीं करो अलग बात है। वो फिर आप समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? इंडिविजुअल है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, विजिट करा है इंडिया में, 30 दिन रहा है इंडिया में, विजिट करा है। टोटल इनकम क्या है? क्या मॉडिफाइड रूल भी की कंडीशन फुलफिल, आई मीन मॉडिफाइड रूल भी लग रहा है? लग रहा है, पर उसके लिए कितने दिन चाहिए होते हैं? नहीं कर रहा ना भाई, पूरा बात कर लेते हैं। एक कंडीशन तो 182 डेज वाली और एक कंडीशन 120 डेज वाली। 182 तो बैठ ही नहीं रहे। अब समझ रहे हो कैसे जरा सी चीज, आई मीन ये कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। ये जब तक आपको वो टेबल पूरा अच्छे से दिमाग में नहीं है, ऐसे नई इंटरप्रिटेशन बैठेगा। समझ रहे हो? पहले कितना था बताऊं आपको, सिर्फ इंडिविजुअल और जैसे ROR RNOR बता दिया, इतना। मॉडिफाइड वाला नहीं होता था, डीम्ड रेजिडेंट होता ही नहीं था। समझ रहे हो? बताइए, क्लियर है? आखिरी बात सुन लो बेटे, बस क्रू मेंबर ऑफ अ शिप था ना कुछ। अब बोलते हैं जो क्रू मेंबर जो शिप पे जाते हैं ना, वो कई टाइम तक शिप में रहते हैं।
इंडिया में शिप घूमती रहती होगी बाहर भी। मान लो आज मुझे, तो मैं क्रू मेंबर ऑफ अ शिप हूँ, आई एम लिविंग इंडिया। जिन लोगों की नौकरी होती है नेवी के अंदर होती है, ठीक है, तो वो लोग तो जाते होंगे, हो सकता है 50-60 दिन बाद वापस आते होंगे। तो वो जब शिप पे चढ़ जाते हैं ना, तो एक रजिस्टर होता है, उससे बोला जाता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। एक रजिस्टर होता है बच्चे, उसको बोला जाता है कंटिन्यूअस डिस्चार्ज। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आज सपोज करो एक इंसान है जो क्रू मेंबर ऑफ अ शिप है और वो आज शिप में बैठ रहा है आज, तो इस रजिस्टर में एंट्री कब डलेगी? आज क्या दिन है? 19 फरवरी 2024। इस दिन उसकी शिप में एंट्री हो गई है। अब ये शिप 1 महीना घूम कर आएगा और ये शिप वापस आ जाएगा 19 मार्च 24। मेरा आपसे सवाल है, उसका इंडिया में स्टे कितना? ये बाहर गया है शिप, ठीक है, 19 को मैं शिप में बैठा, वो शिप बाहर जा रहा है। कब जा रहा है मेरे को उससे भी मतलब नहीं, 2 दिन वहां रुका, जो भी है। मेरे लिए मतलब क्या बैठ रहा है, मेरा रजिस्टर दिखा जाएगा, उस रजिस्टर का नाम क्या है? कंटिन्यूअस डिस्चार्ज। क्या मैं 19 फरवरी को इंडिया में हूं या इंडिया से बाहर? It will be excluded. Generally मैंने क्या पढ़ा था? Date of entry and date of exit is included. But in case of crew members, जो continuous discharge certificate है, अगर उसमें ये इस दिन की एंट्री डली कि हम जा रहे हैं, ठीक है, तो वो दिन इंडिया में काउंट नहीं होता। आए किस दिन है? 19 को। एक्सक्लूडेड। चाहे आपके वो जो रजिस्टर में जो दिन चढ़ रहा है ना, वो इंडिया में नहीं माना जा रहा। जिस दिन आप जा रहे हो, जिस दिन आप शिप पे चढ़े हो, जिस दिन आप उतर रहे हो, वो इंडिया में नहीं। विच मीन्स अगर मैं आपको जस्ट ऐसी बोल दूं कि स्टे इन फेब्रुअरी बताना है, क्योंकि बाकी दिन तो इंडिया में, चलो पूरा कर लो, इंडिया में स्टे कितना है स्टार्टिंग से बताओ। अप्रैल का कितने दिन? अप्रैल में तो इंडिया में ही है। मई का? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी बताइए। इंडिया में 19th वाला मत ले लेना, समझ रहे हो? मार्च ना वापस आया तो 19 को, पर 19 इंडिया में माना जा रहा है नहीं, तो 31 में से 19 तो बाहर कर दो ना। पहले कितने रह गए? 20 से ही तो गिनोगे। एक 20 हो गए और आ गए 11 दिन। एक दिन हो गया 20वां और 11 कितने दिन हो गए? आपके लिए कीवर्ड जो है, कुल मिला के सारी बातें, टैक्स में इतनी सारी चीजें होती है बेटे, मैं भी आपको समझा रहा हूँ वो है, लेकिन आपको ये मिनटों में रिवाइज कर रहे हैं। एक्सक्लूडेड, एक्सक्लूडेड, कुल मिला के तो इतनी बात निकली है, समझ रहे हो? लेकिन पेपर में अगर आपको ये नहीं पता, आपके डेज एक दिन से गलत हो गए, नंबर कट गए सारे के सारे। अगर आपने एक भी दिन ऊपर नीचे कर दिया, खराब पूरा क्वेश्चन। कहिए साहब, क्लियर है बच्चे? सर रेजिडेंशियल स्टेटस में अगर मैं सही मायने बोलूँ 80% बोल दिया, बस अगली क्लास में हो सकता है नमस्ते भी हो जाएगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? मार्च के शिप वापस आ गया ना 19 मार्च को, समझ रहे? तो 19 को तो इंडिया में नहीं है, 20 से है, 20 का एक दिन हो गया और आगे के 11 दिन। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, तो सर जी आज काफी डेटा आ गया आपके पास, सिर्फ इसको अच्छे से नोट्स में और वो बना लेना। केसेस भी हमने देख लिए, अगली क्लास में केस स्टडीज देखेंगे और आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है बच्चे? पीडीएफ में शेयर कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, फिर रह जाता है। आशीष सर आएंगे 4 बजे तक, मैसेज आया सर। 4 बजे तक आएंगे? मैसेज आया होगा। क्या तरीका है, लेट क्लास लगते हैं।
फेंक दियो। अच्छे नोट्स बनाने हैं क्या? हम्म, अच्छे नोट्स बनाने क्या मैं अपने? ये जो मैं आपको फाइल दे रहा हूँ ना, हाँ जैसे देखो, जैसे कौन से नोट्स होंगे, आप जब घर में बैठोगे हाँ तो अब आपने, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, आज मैंने ये करा, तो जो आपका बना हुआ था वो तो है। अब आज एक और टेबल बना होगा, रेजिडेंट, डीम रेजिडेंट का पॉइंट आता है, हेडिंग डाल दो डीम। ये बना लिया सर मैंने यहाँ पर क्लास में बैठे बैठे। जो आप नोट्स कराते हो वही करना है ना बस? बस वो तो कर रखा है। ठीक है, फाइल भेज दो ग्रुप में। भेज दो। जो प्रोसीड्स जा, डॉक्टर बोरिंग होती है, इसका मतलब हमने किसी को पैसा दिया है ना, इशू ऑफ नहीं, प्रोसीड्स फ्रॉम डॉक्टर बोरिंग मतलब तूने लोन लिया है, तो फिर हमको क्या प्रोसीड्स का मतलब ना सेल प्रोसीड्स जैसा होता है, जैसे तेरे पास इनफ्लो ऑफ कैश होगा। तो ये फिर फाइनेंसिंग में आएगा। मैंने इन्वेस्टिंग लिख दिया, ये वाला प्रोसीड्स वाला फाइनेंसिंग होगा। हाँ जी मैम। किधर होटल करवा दिया? और सर बैंक हाँ जी बच्चे, हाँ नोट्स भेज रहा है। और ना मैंने एक फाइल वैसे भी भेजी हुई है, मतलब आज जो लिखवाया है ना बोल दे रहा हूँ, सर ने पूछा है। वो वाली है ना, बाकी मैं आज वाली भेज देता हूँ। मुझे वो फाउंडेशन वाले वो अकाउंट्स वाला जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दो। उसमें नहीं हो। वैसे तो मैंने सारा ग्रुप पे डाल दिया है, पर मैंने कल ऐड कर दिया था, कल तो नहीं दिखा था आपको। अकाउंट्स में नहीं हो आप? मैं कॉस्ट में नहीं हूँ, कॉस्ट में डाल दो। कॉस्ट का मेरे इसमें नहीं दिखता, रो मैम क्या पे दिखता है? ये क्या हो रहा है भाई? डाउट दोगे टैक्स सर? फिर डाउट टैक्स बताओगे, टैक्स पे डाउट हाँ बता दूँगा। सर कितने कराएंगे फिर? अकाउंट से लेगा, ये नाम है सर, अकाउंट सेंटर एंड एग्जीक्यूटिव। हाँ यार मेरे इसमें सर्च कर लो ना। मैं तो ऐड ही नहीं हूँ। ओह माय गॉड, व्हाट्सएप पे जा रही हूँ। कौन कितने वाले कितने कितने? अभी तो पहले ही हम देख, मैं ये वाला और साथ ये में वाला हूँ। दो में ऐड करे हैं अभी। ज्वाइन नहीं, सारे एडिड ही मैम हैं। ने ग्रुप का वो नवंबर कोड 24 में ग्रुप का- added है सारे। ग्रुप का डिस्क्रिप्शन चेंज करा दो उन्होंने। मैडम इसमें आपका तो आ नहीं रहा रिक्वेस्ट, अकाउंट्स इंटर एंड एग्जीक्यूटिव नवंबर 24। रुक जाओ, आप एडिड ही हो क्या? रुक एक मिनट, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। कोड डालोगे, रिक्वेस्ट जाएगी, वो एक्सेप्ट करेगी मैम। अभी डाल लो सर, एक्सेप्ट एक बार नंबर बताना अपना मैडम। 93 105 37। आपने डाउनलोड ही नहीं है क्या? ऐप डाउनलोडेड है? आपका दिख नहीं रहा है। दूसरे फोन में है। सर मैं जैसे जाके एक और बार चेक कर रही थी। सदफ ये आ रहा है ना 37, देखता हूँ। कर दिया मैंने ऐड, तो कर दिया। डाल दो, डाल दो। तेरी डाउट लेने मैंने डर लग, क्यों सर इतने के भी नहीं होते? आपकी बुक के होते हैं। वो तो है, कह रहा है इधर बहुत सारे लाभ। कुछ पूछना है बताओ मैडम। बहुत कुछ। प्रैक्टिस कैसे करूँ अभी हाउस प्रॉपर्टी की? 2 दिन क्लासेस रह गई उसको देखने के बाद।